साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं सुबह सुबह 7 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो अभी आपका टीजीटी बीजीटी का सिलेबस आया है और अभी इससे संबंधित और भी जो अन्य एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी बीजीटी के सिलेबस पे बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं जिसमें चर्चित पर्सनालिटी हो और खेल या फिर राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर को हम यहाँ पर शामिल करते हैं। अगर आप चाहते हो इन क्लासेस की आपको पीडीएफ मिल जाए, इसके अतिरिक्त टेस्ट होता है, कल के डेट में टेस्ट हुआ था, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाए तो आप हमारा ये ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारत की पहली एल्केलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है। ठीक है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एल्केलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीन लॉन्च्ड। तो भैया अगर आपके क्वेश्चन का आंसर पता हुआ करे तो आप कमेंट में लिख दिया करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखा जरूर करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर लद्दाख, जम्मू, शिमला, गुवाहाटी। मेरे भाई इसका आंसर आप फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका जम्मू। जी हाँ भैया, तो आप जानते हैं वीडियोज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं, तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप शेयर तो कर ही दिया करें। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है जम्मू। अगर हम बात करें भारत की पहली संचालित एल्केलाइन बैटरी निर्माण इकाई जम्मू के कहाँ पर, सांबा जिले में, कहाँ पर, जम्मू के सांबा जिले में शुरू की गई है। इसे जो है एवर रेडी इंडिया मतलब एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके उद्घाटन की बात करें तो 22 अप्रैल को, कब, 22 अप्रैल को 2026 को किसके द्वारा, मनोज सिन्हा। कौन है ये मनोज सिन्हा जी? मनोज सिन्हा जी जो कौन है, ये है भैया जो है उपराज्यपाल हैं, कहाँ के, जम्मू के। ठीक है, जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। परियोजना में लगभग 200 करोड़ का निवेश किया गया। कितना? 200 करोड़ का निवेश किया गया है और इसकी वार्षिक स्थापित क्षमता लगभग 45.6 करोड़ एल्केलाइन बैटरियां बनाना है। ठीक है, उत्पादन की बात करें तो इसका क्षमता लगभग 36 करोड़ बैटरी प्रतिवर्ष बताई जा रही है कि बनाया जा सकता है। अब संयंत्र के लगाने का उद्देश्य की बात करें तो उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाने, जैसे मेक इन इंडिया जैसे जो प्रोजेक्ट है उनको बढ़ावा देना। यह जो है इकाई बारी ब्राह्मण जम्मू क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, मतलब स्थित है और वहाँ पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थानीय रोजगार एवं सहायक उद्योगों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जम्मू देखा, अब हम देख लेते हैं भैया लद्दाख के बारे में। जम्मू आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है और ये कब बना था? 2019 में बना था, साथ में लद्दाख भी। ठीक है, 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो लद्दाख भारत का जो है उच्च हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश है। लेह इसकी जो है प्रशासनिक, इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ है? लेह है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान दे रहे हैं भाई। ठीक है, यह क्षेत्र अपनी ऊंचाई और ठंडे मरुस्थल और सौर ऊर्जा की विशाल संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी और इसके साथ साथ खारदुंग ला यहाँ के प्रमुख जो है भौगोलिक आकर्षक हैं। ठीक है, रक्षा और सीमावर्ती अवसंरचना की दृष्टि से लद्दाख का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर इतना देख लिए लद्दाख के बारे में, तो शिमला के बारे में देख लो, नहीं बुरा मान जाएंगे भाई। ठीक है, शिमला के बारे में अगर हम बात करें तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, किसकी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है भैया। और एक चीज़ ध्यान रखना भैया, ये जो है ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, ये जो है भारत पाकिस्तान के संबंधों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। अब बात करें शिमला के ऐतिहासिक, जो कालका शिमला रेलवे है वो यूनेस्को विश्व धरोहर पर्वतीय रेलवे का हिस्सा है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखो भैया। एक क्वेश्चन संबंधित बहुत सारे फैक्ट को हम देख रहे हैं। ठीक है, यह हिमालयी पर्यटन और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं गुवाहाटी के बारे में, चूँकि अकेले बच रहे हैं, ये बुरा मान सकते हैं, इसलिए इनके भी बारे में ध्यान रखो। गुवाहाटी की बात करें तो असम का सबसे बड़ा शहर और पूर्वोत्तर भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यह प्रसिद्ध जो है कामाख्या मंदिर यहाँ पर स्थित है। पूर्वोत्तर मतलब गुवाहाटी की बात करें तो ये भैया पूर्वोत्तर भारत के लिए शिक्षा, परिवर्तन और व्यापार का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। असम में चाय उद्योग और जैव विविधता का भी विशेष मतलब महत्व है।
चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपको मिल गया एक चर्चित पर्सनालिटी का क्वेश्चन। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जो है पार्श्व गायिका आशा भोसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझा बाल, ठीक है, जो 1943 में गीत गाया। उन्हें फिल्म उमराव जान जो 1981 द्वारा फिल्म इजाज़त 1987 के गीतों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्हें वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अब भैया ये देखो इतने फैक्ट हैं इनके संबंधित, आप बताओ ये चर्चित पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में क्या सही है क्या गलत है, इनको आपको बताना है। तो देखिए केवल 1 2 2 3 1 2 1 3 और 1 2 3, तो सही विकल्प क्या भैया 1 2 3। जी हाँ, अगर हम बात करें आशा भोसले का तो जन्म भैया हुआ है 8 सितंबर 1933 को। कब 8 दिसंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वे प्रसिद्ध संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री और लता मंगेशकर की छोटी बहन, क्या नाम था, आशा भोसले। उन्होंने बहुत कम उम्र में गायन की शुरुआत की और उनकी फिल्मी गायन करियर 1943 में, कब 1943 में माना जाता है उनकी पहली मराठी फिल्म माझा बाल थी, ठीक है। अब अगर बात करें 1981 में फिल्म उमराव जान के लिए क्या है जो गीत था दिल चीज़ क्या है, ठीक है, उसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। और 1987 की बात करें तो इनको जो है भैया फिल्म इजाज़त के लिए जो गीत था मेरा कुछ सामान के लिए उनको दिया गया दूसरा फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार। 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें उनसे सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 2011 में उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास के सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में उनको मान्यता दी गई। अब उनका निधन की बात करें तो 12 अप्रैल अभी रिसेंट में 12 अप्रैल, ठीक है, 2026 को उनका निधन भी हो गया है। तो इतना फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, इनको बिल्कुल भी भूलने मत देना। 13 अप्रैल 2026 को मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। उनकी संगीत यात्रा लगभग 8 दशकों तक चली और उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीत गाए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखो यूपी स्पेशल क्वेश्चन आ गया। और एक खुशखबरी आपके साथ शेयर कर दें भैया कि अपना स्मार्ट बोर्ड लग चुका है। बस कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं जिनकी वजह से अभी उन पर हम आ नहीं पा रहे हैं, बाकी कल के डेट में भैया लग गया, बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से अब उम्मीद ये है कि जो भी सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छी होंगी। अब हम लगातार प्रयास करेंगे, लाइव भी आएंगे, ऐप पर भी लाइव आएंगे और यूट्यूब पर भी लाइव आएंगे। खूब बढ़िया पढ़ेंगे हम लोग, मौज मस्ती से एकदम मस्त एंजॉय करेंगे। आपका पूरा सिलेबस एकदम टू द पॉइंट हम कवर कर रह लेंगे। तो भैया यहाँ पर हियर इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर। तो अब आपको यहाँ पर बताना क्या भैया, टेक्नोलॉजी पार्क। तो टेक्नोलॉजी पार्क भैया बताएं तो गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में है। जी हाँ, प्रथम उत्तर प्रदेश का पहला जो प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, जो कहाँ पर है, नोएडा में, ठीक है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के नाम से स्थापित है। इस नोएडा केंद्र की बात करें तो 1992 में, कब, 1992 में स्थापित हुआ था। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पहला प्रमुख जो है STPI केंद्र बना है। यह उत्तर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जो है कि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वर्तमान में STPI नोएडा के अंतर्गत कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे उपकेंद्र भी बने हैं। लेकिन पहला पार्क की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर, जो कि कहाँ पर है, नोएडा में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इलाहाबाद तो भैया प्रयागराज, आप जानते हैं प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता था। यह गंगा और यमुना की नदी के तट पर है। लखनऊ अपनी राजधानी है। कानपुर जो है एक बहुत ही प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। अब देखें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, पेरिस, मैड्रिड स्पेन, रोम और इटली। तो भैया आप यहाँ पर बताओ फटाफट सही विकल्प। जी हाँ, अगर हम बात करें तो सही विकल्प भैया ये है मैड्रिड, जो कहाँ पर, स्पेन में है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ, मैड्रिड, जो कि स्पेन में है, वहाँ पर किया गया था, ठीक है। और कब किया कहते हैं, 20 अप्रैल, कब, 20 अप्रैल 2026 को स्पेन में हुआ था, ठीक है। समारोह के आयोजन की बात करें तो सिबेल्स पैलेस में, कहाँ पर, सिबेल्स पैलेस में किया गया था, सिबेल्स पैलेस में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना मेरे भाई। यह खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय
पुरस्कार समारोहों में से एक है। 2026 के पुरस्कारों में 2025 के शानदार खेल प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित किया जाता है। कार्लोस अल्काराज को जो है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। मॉड्रिड पहले भी लॉरेंस जो है पुरस्कार समारोह की मेजबानी कर चुका है। 2026 की अगर हम बात करें तो मैड्रिड को एक बड़े खेल वर्ष की शुरुआत के रूप में देखा गया है, क्योंकि शहर में वर्ष के दौरान फार्मूला 1 की वापसी निर्धारित थी। ठीक है, चलो भाई अब बात करें पेरिस का, तो जो कहाँ पर है भैया, फ्रांस की राजधानी है और विश्व की प्रमुख खेल एवं सांस्कृतिक केंद्रों में जो है शामिल है। यहाँ 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें एफिल टावर, लॉवर संग्रहालय और सीन नदी इसके प्रमुख वैश्विक पहचान भी है। कौन? एफिल टावर। कहाँ? पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, अब बात करें रोम, जो कि इटली भैया खूब फेमस है इस समय, आप जानते हैं। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। ठीक है, यह प्राचीन रोमन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। कोलोसियम और रोमन फोरम इसके प्रमुख जो है ऐतिहासिक स्थल रहे। अब बात करें अगर हम बर्लिन का, तो ये भैया जर्मनी की राजधानी है। यह बर्लिन दीवार और उसके पतन के इतिहास के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा है। बर्लिन दीवार का पतन 9 नवंबर 1989 में, कब? 9 नवंबर 1989 में इसका पतन हुआ था बर्लिन दीवार का। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एग्रो पार्क लखनऊ, एरियल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो अब भैया यहाँ पर बताओ क्या आपका सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो भैया एपेरल पार्क जो नोएडा में बताया जा रहा है ये सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर भैया एक गलती ये भी है कि प्लास्टिक सिटी जो है वो जो है अगर हम बात करें तो कानपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है भैया? औरैया में है। कहाँ पर? औरैया में है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। और एपरेल पार्क की बात की जाए तो एपरेल पार्क भैया कहाँ पर है? ये जो है नोएडा में नहीं है, बल्कि यह जो है अगर हम बात करें तो ये ट्रोनिका सिटी जो क्या है गाजियाबाद वहाँ पर है। ठीक है, तो ट्रोनिका सिटी क्षेत्र वस्त्र एवं परिधान उपयोग से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों के लिए विकसित है। ठीक है, तो यहाँ पर एपरेल पार्क की अगर हम बात करें तो एपरेल टेक्सटाइल पार्क का जो है ये कहाँ पर है? गाजियाबाद से है। ठीक है, ये गाजियाबाद से। ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। प्लास्टिक सिटी औरैया में है और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, एग्रो पार्क लखनऊ में है। तो इतना आप यहाँ पर जान लीजिए भैया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए लखनऊ में स्थापित नौसेना सौर वाटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 मई 2026 को इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। देखो यूपी स्पेशल करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट भाई। यह 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खुला संग्रहालय जो भारतीय नौसेना को समर्पित है। तो अब देखो यहाँ पर एक दो दोनों, ना ही एक ना ही दो, तो भैया इसका आंसर लिखो। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर 1 और 2 दोनों। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये और ये दोनों कथन 30 मई 2026 को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। ठीक है, यह 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खुला संग्रहालय है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? बुसान पार्क, इचियोंग पार्क, इमजिकांग पार्क, सियोल मेमोरियल पार्क। तो भैया यहाँ पर बताओ सही विकल्प। तो सही विकल्प की बात करें तो इमेजिगांग पार्क जो कहाँ पर है? भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन 21 मई 2026 को। कब? 21 मई। ठीक है, 21 मई 2026 को किया गया। किसके द्वारा? कहाँ पर? सियोल में किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त एवं पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री क्वेन होल यूल ने संयुक्त रूप से किया है। यह स्मारक कोरियाई युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका और बलिदान को सम्मानित करने के लिए किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और वाराणसी। तो भैया देखो नॉलेज पार्क की बात हो रही है, कहाँ पर स्थापित किया गया है आप यहाँ पर बता दीजिए। सही विकल्प है भैया यहाँ पर ग्रेटर नोएडा। जी हाँ, अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा जो है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा का प्रमुख शिक्षा एवं संस्थागत क्षेत्र है। यहाँ अनेक विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थान, प्रबंधन संस्थान और तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थित है।
इसको 5 चरणों में विकसित किया गया है। नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, नॉलेज पार्क 4, नॉलेज पार्क 5 में क्षेत्रों में विकसित किया गया। अब यहाँ पर बात करें परी चौक, इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। ग्रेटर नोएडा का विकास ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की है? जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, एम वेंकैया नायडू, आर.एन. रवि। ठीक है, तो आप इसके आंसर को बताएं भैया, सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना भैया, कमेंट करिएगा। यहाँ पर हैं सीपी राधाकृष्णन। हो सकता है आपने इनकी चित्र देखा हो, आपको ये चूँकि जगदीप धनखड़ साहब है तो यहाँ पर, लेकिन सही विकल्प भैया सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये हो गया आपके साथ गोल। तो देखिए यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जो कि 19-20 ठीक है अप्रैल 19-20 अप्रैल 2026 में श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा की। यह जो है किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा थी। इससे पहले अक्टूबर 2000 में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जो है श्रीलंका गए थे। कौन? उपराष्ट्रपति 2000 में, जो इनका नाम क्या था? कृष्णकांत साहब, वो गए थे। लेकिन वह यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री जो है श्री माओ भंडारनायके के राजकीय अंतिम संस्कार में गए थे, इसलिए ये द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा नहीं माना गया था। ये रहा आपका पहला द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा। तो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? फ्रांस और पोलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे। तो भाई बताओ सही विकल्प। तो देखिए अगर यहाँ पर, तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर जर्मनी और नीदरलैंड। हाँ, अगर हम बात करें तो जर्मनी और नीदरलैंड ने बाल्टिक क्षेत्र में नए नाटो सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी जिम्मेदारी नाटो के पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से एस्टोनिया और लाटविया क्षेत्र में सैनिक गतिविधियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसमें एक जो है जर्मन नीदरलैंड कोर की प्रमुख भूमिका होगी। यह कमांड सेंटर सैन्य अभ्यासों की योजना और संचालन तथा संभावित संकट की स्थिति में बलों के नेतृत्व में सहायता करेगा। ठीक है, चलो तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यही तक, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाई शेयर तो कर ही लिया होगा। फिलहाल कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाई शेयर कर लीजिएगा। PDF चाहिए भैया तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर ऐप डाउनलोड करके आप जो है परचेज करके जुड़ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।